हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। ये जो अपना टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की मूलभूत अवधारणाएं जो हैं उसी का टॉपिक है। हालांकि उस चैप्टर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, तो मोल कॉन्सेप्ट वाला भी नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इस चैप्टर में हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारा चीज पढ़ लिया था। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक बचा है? एक अपना स्टाइकोमेट्री बचा है, इसके बाद अपना लिमिटिंग रिएजेंट आएगा बच्चों, इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म, फिर इसके बाद ओवरऑल ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने साथ ही साथ पढ़ाया है और प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है नीट का। तो इस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, उसके बाद स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये दोनों आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले जो स्टाइकियोमेट्री है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये जो आपका स्टाइकियोमेट्रिक वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है? तो पहले स्टाइकियोमेट्री जो वर्ड है इस पे ध्यान देना है। ये हमारा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टाइकियोन का मतलब होता है, मीनिंग होता है एलिमेंट। स्टाइकियोन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट यानी तत्व होता है। मेट्रॉन का मतलब होता है, मीनिंग होता है मीजर, यानी इसमें एलिमेंट को मीजर करते हैं। अब एलिमेंट को किस तरीके से मीजर करेंगे? जैसे बच्चों मानो कि हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं, तो इसमें एक साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, दूसरे साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हालांकि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, यही होता है ना। तो इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग मास मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मास मेजर करते हैं। और समटाइम्स हम लोग वॉल्यूम भी मेजर करते हैं। गैस वगैरह होता है तो वहां पे वॉल्यूम भी मेजर कर लेते हैं बच्चों। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि स्टाइकियोमेट्री दो एलिमेंट से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्टाइकियो का मतलब होता है क्या? एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग, यानी इसमें एलिमेंट को नापते हैं, यानी उनका क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मेजर किया जाता है। और सम टाइम्स यानी कुछ समय हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं गैस के टर्म में बच्चों। तो ये हमारा स्टाइकियोमेट्री होता है। अब स्टाइकियोमेट्री को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं एक रिएक्शन से। चलिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंबशन वर्ड का नाम सुना होगा, कंबशन। अब कंबशन हम लोग कराते हैं अपन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारा कोई सब्सटेंस है, जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कंबशन कहलाता है, और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो बर्निंग कहलाता है। तो सबसे पहले तो अपने को बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए कंबशन और बर्निंग का। तो कंबशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का मात्रा वहां पे ज्यादा होगा जहां पे कंबशन होगा। और कंबशन के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमारा बर्निंग होता है तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है? कम होता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन से। कंबशन ऑफ मीथेन से अब बच्चों हम लोग नॉर्मल 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अपन मीथेन का कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब यहाँ पे कंबशन आ गया है, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, भर भर के ऑक्सीजन होगा। तो नॉर्मल मीथेन हमारा होता है CH4, ऑक्सीजन लेंगे अपन तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में पानी बन जाएगा, यही बनने वाला है। तो अब इसको देखो, अब स्टाइकियोमेट्री लिखने का तरीका जो होता है, रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहिए। किस फॉर्म में लिखा जाता है? बैलेंस फॉर्म में। तो बैलेंस कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, तो 2 दूना के 4, और यहां से देखोगे 4, तो इधर दोनों साइड में हाइड्रोजन बैलेंस है। पहले ये ध्यान दो कि इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट बोलते हैं।
रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है वो अपना प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये ध्यान देना है। तो यानी लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कहानी चलेगा। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में 4 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही था। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर 2 ऐड कर दिया। तो 2 का 2 में जब मल्टीप्लाई यानी गुना करोगे तो 4 आएगा, 4 यहां पे है। अब देखो एक मामला यहां पे ये फंसता है कि 2 यहां से ऑक्सीजन, 2 यहां से ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन के एटम 4 हो गए। तो अब यहां पे तो ऑक्सीजन 2 ही बार है ना, तो इस केस में भी तुम क्या करोगे, यहां पे ऐसे 2 लगा देना। यहां पे क्या करोगे, 2 लगा दोगे। अब ये तुम्हारा रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। तो अब इसी का हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन लिखेंगे। क्यों? हम लोगों ने तो स्टोइकियोमेट्री समझ लिया क्या होता है कि भाई साहब स्टोइकियोमेट्री हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें स्टोइकियोन का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग, यानी इसमें एलिमेंट को मेजर किया जाता है। अगर एकदम आसान भाषा में बोल करके अगर एक लाइन में बात खत्म करें तो किसी केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एलिमेंट का जो मास होता है वो मेजर करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट का भी मास नाप सकते हैं, प्रोडक्ट का भी नाप सकते हैं। अगर वो गैस हुआ तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग वहां पे उसका वॉल्यूम के टर्म में ले लेते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान देना पड़ता है, ये चीजें हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। अब जब मीथेन का कंबशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, तो देखो इसको ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग सबको गैस के टर्म में ले सकते हैं, या तुम्हारा जैसे मतलब जिस हिसाब से लें, जैसे यहाँ पर ये मीथेन गैस ही होता है तो गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है तो गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, हालांकि वाटर लिक्विड में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गैस के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया था तो इस तरीके से लिख देते हैं 2H2O। अब क्लियर है? तो देखो यहाँ पर G लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो G हमारा है, ये G हमारा स्टैंड कर रहा है गैस को, स्टैंड फॉर गैस, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहीं पे जैसे अगर गैस लिखा गया तो यहां पर स्मॉल g हो जाएगा। अगर लिक्विड के टर्म में होता यानी लिक्विड स्टेट में होता तो यहां पे स्मॉल l होता, और अगर तुम्हारे यहां पे सॉलिड होता तो तुम्हारे यहां पे क्या हो जाता, स्मॉल s हो जाता। तो अगर यहां पे g लिखा गया है इसका मतलब ये गैस है, अगर s लिखा होता तो सॉलिड होता, और अगर l लिखा होता तो लिक्विड होता। अब इनका स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखेंगे अपन ये समझते हैं। चलो देखो ध्यान से जरा समझना। सबसे पहले हम लोग किस टर्म में लिखने वाले हैं ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोल के टर्म में लिखते हैं। जरा समझना, देखो यहां पर मीथेन का कितना मोल है, जब यहां पे कुछ नहीं होता तो 1 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, क्योंकि 1 तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन इतना तो अपने को पढ़ाया गया है कि अगर जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल मीथेन, क्या मैंने बोला 1 मोल मीथेन। अब यहां पर तो हालांकि 2 लिखा गया है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, 2 मोल ऑक्सीजन, यानी 1 मोल मीथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। अब कितना बनाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 1 मोल मीथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या कंबशन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी का फॉर्मेशन करता है। ऐसे स्टोइकियोमेट्री को कैलकुलेट करते हैं, समझ लेना। तो यानी यहां पे क्या लिखने वाले हैं, 1 मोल मीथेन का, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 1 मोल, यहां पे सॉरी 2 मोल ऑक्सीजन का, जब यहां पे रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल पानी का बन रहा है। देखो तो इस तरीके से बन रहा है। हालांकि मैंने यहां पर मीथेन नहीं लिखा क्योंकि मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी बनाएगा। ये ऐसे बनता है। तो इस तरीके से लिखते हैं इनको, इस तरीके से इनको लिखते हैं, इसको तुमको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। अब मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। देखो
यहां पर मीथेन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल से जब मिलता है तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है और 2 मॉलिक्यूल पानी का बनाता है। देख लो, समझना, एक एक चीज यहां पे क्लियर होगा, ये ध्यान देना। यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया, अच्छा इसको देखो, ये जो यहां पर है, ये देखो 1 है 2 है 1 है 2 है, इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हालांकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करते समय हम लोग लिख देते हैं, तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मान के चलते हैं, इसको ध्यान देना है। तो देखो 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल पानी बनाएगा। ये पढ़ने का तरीका है। एक मॉलिक्यूल जब मीथेन का ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबशन करेगा या रिएक्शन करेगा तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल पानी का बनाएगा। ये पढ़ने का तरीका होता है। आगे देखो, अब जरा मैंने ये भी बोला था कि स्टाइकियोमेट्री में क्या करते हैं, मास कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब मैं तुमको दिखाता हूं यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो, यहां पर मीथेन है, तो जरा मीथेन का मास निकालो भाई। तो मीथेन का मास निकालो तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 4 बार है, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। तो इसको ग्राम में लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे 16 ग्राम। देखो मास के टर्म में लिख रहे हैं भाई, तो 16 ग्राम मीथेन। अब चलो ऑक्सीजन का मास लिखेंगे, 16 ग्राम मीथेन हो गया। आगे देखो, अब ऑक्सीजन का मास लिखते हैं। हालांकि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16 होता है, लेकिन यहां पर ये भी ध्यान दो कि ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है, तो ऐसे यानी अगर O2 है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी 2 लगा है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 इंटू कितना हो जाएगा 2 यानी आ जाएगा 64 ग्राम। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा 64 ग्राम ऑक्सीजन। आगे देखो, अब ध्यान से समझना, एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। चलो निकाल लेते हैं यहां पर। हालांकि मैंने तुमको ये अणु भार कैलकुलेट करना सिखाया है CO2। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 बार है, 2 इंटू हो जाएगा 16। तो 12 यहां पे लिख लो, इसके बाद 16 दूना के 32 कितना हो जाएगा 32। अब 32 12 कितना हो जाएगा 44। हाँ बिल्कुल सही 44 होगा 44। तो यहां पर क्या है 44 ग्राम। अब इसके बाद चलो पानी में चलते हैं। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा पानी वाला केस बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर जरा ध्यान देना 2H2O लिखा गया है। पानी का मास कितना होता है, पानी का जो मास होता है यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है पानी का वो 18 होता है। तो अब 2 यहां पे आ गया है, तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा। तो यहां पे 36 ग्राम क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा जरा ध्यान से समझना। ये वाला लाइन बड़ा जबरदस्त है, इसको ध्यान देना, जरा इसको पकड़ के रखो। इसके कहने का मतलब है कि अगर मीथेन का 16 ग्राम ऑक्सीजन के 64 ग्राम से जब रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनाएगा और पानी का 36 ग्राम बनाएगा। इसका मतलब अगर 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम पानी बनेगा। ये यहां पे खेला होता है। तो देखो ऐसे स्टाइकियोमेट्री को कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, ऐसे करते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब यार मतलब अजीब नहीं है, मतलब ग्राम के टर्म में पढ़ ले रहे यार कि मतलब 16 ग्राम मीथेन लिए यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन लिए, साला तुम्हारा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम पानी बन रहा है। बताओ कितना जबरदस्त चीज मैंने तुम लोगों को बताया। और यही बेटा देखो बेसिक है, अगर ये चीजें समझ में आ गया फिर बल्ले बल्ले है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो यही सारा चीज है ये सब, तो इन्हीं को समझना पड़ता है। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है।
बिल्कुल एकदम ऑडियो और वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर है और अच्छे से हम लोग समझ भी रहे हैं, हम लोग अच्छे से समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री को कैलकुलेट करने का जो लिखने का तरीका है, यही तरीका है तुम्हारा। मतलब मोल के टर्म में लिख सकते हो, मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हो, मास के टर्म में लिख सकते हो। भाई साहब मतलब लिखना तो है, लिख सकते हो आराम से। तो पढ़ने का मैंने तरीका ही बताया कि 1 मोल मीथेन 2 मोल जब ऑक्सीजन के साथ अपना कंबशन करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल पानी बनाएगा। या फिर ऐसे पढ़ सकते थे 1 मॉलिक्यूल मीथेन का जब 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल पानी बनाएगा। या फिर ऐसे पढ़ सकते थे 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब कंबशन करता है या रिएक्शन करता है तो 44 ग्राम पानी बनाता है बेटा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 36 ग्राम पानी बनाएगा। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे हम अपन। चलें, चलो और भी लिखेंगे, अभी देखना कैसे लिखते हैं। चलो भाई अब जरा लिखते हैं। चलो अब देखना है दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो हाइड्रोजन लेते हैं, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा यानी पानी बनेगा। जल ही जीवन है, क्या है, जल ही जीवन है। तो देखो कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसमें स्टोइकियोमेट्री वगैरह को कैलकुलेट करेंगे। तो चलो जरा लिखते हैं हम इनको। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर पानी बन जाएगा H2O। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहोगे यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना। तो अब यहाँ पर ये भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तुमको दिख रहा होगा लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 2 लगा देना। तो देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार है, क्योंकि 2 का जब 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 लगा देना। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 2H2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो इसको यहाँ से इरेज कर दो, केवल यहाँ पे लिखो ऐसे O2। तो देखो तुम्हारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो बैलेंस करते हैं। तो यानी अब यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे ऐसे। अब चलो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के टर्म में लिखते हैं। मॉलिक्यूल के टर्म में क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, तो स्टोइकियोमेट्री कितना होगा, 1 होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पे लिखना 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाँ यहां पे ये ध्यान देना है, ये मैं तुमको लिख के दिखा देता हूं। यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, गैस, गैस, लिक्विड। देखो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो पानी बनाता है, तो Gg का मतलब यहाँ पर है कि ये दोनों गैस के फॉर्म में है, और L का मतलब है कि यहाँ पे H2O लिक्विड के फॉर्म में है। देखो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करता है तो 2 मॉलिक्यूल पानी का बनता है। आगे चलते हैं, ये तो मॉलिक्यूल के टर्म में हो गया। अब जरा हम लोग यहाँ पे किस में लिखते हैं, मोल में लिखते हैं। मोल के टर्म में लिखते हैं, तो मोल में क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर। कहने का मतलब जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मोल क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। अब इनका मास के टर्म में लिखते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा, 2 दूना के 4, क्योंकि हाइड्रोजन का मास एक ही होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेंगे, अब ऑक्सीजन का कोफिशिएंट तो 1 है, मास होता है 16, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या बनेगा, 18 है, पानी का जो मास होता है 18 होता है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 ग्राम वाटर। देखो कहने का मतलब 4 ग्राम जब हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 36 ग्राम पानी का फॉर्मेशन करेगा। मैंने क्या बोला, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 36 ग्राम पानी मिलेगा। जब यहाँ पर तुम 36 ग्राम ऐसे निकाल के लिखे थे, H2O का मास 18 होता है, 2 में मल्टीप्लाई करते 36 आ गया, तुम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसका भी मास ऐड कर देते, 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो तुम्हारा 36 ग्राम ही आता। तो यानी इन दोनों का मास जब तुम ऐड कर दोगे तो इसके मास के बराबर आ जाएगा। तो यानी यहां पर अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास कितना है, 36 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का मास कितना है, 36 ग्राम है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मास को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो तुम देख सकते हो बस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले गैस था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी पानी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर तुम रिएक्टेंट का मास देखोगे तो प्रोडक्ट के मास के बराबर ही आएगा। बेटा इधर वाले क्या है, ये रिएक्टेंट है और इधर वाले क्या है, प्रोडक्ट है। देखो तो किस तरीके से समझते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में लिखोगे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो 2 मॉलिक्यूल पानी का बनेगा। अगर मोल में लिखोगे 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, 2 मोल पानी बनाएंगे। अगर 4 ग्राम मास के टर्म में लिखोगे 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 36 ग्राम पानी का निर्माण करता है। तो इस तरीके से देखो चीजों को लिखते हैं। एक बार मैं चेक करूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है बेटा। एक एक चीज हमको समझ में आ रहा है सर, ऐसे ही सर समझेंगे हम लोग। तो देखो कितना बेसिक है, मतलब आराम आराम से अगर समझेंगे। अब देखो ये उतना भी आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच पा रहे हो, जितना आसान तुम सोच पा रहे हो उतना आसान भी नहीं है। देखो कब समझ में आएगा तुमको, जब तुम पूरा बेसिक से पढ़ोगे तब। ये करीब मेरा 12वां लेक्चर है सर मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, यानी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें ये 12वां लेक्चर है बेटा। सोच लो 12वां है, तो 12वां लेक्चर है तो कुछ तो खास बात होगा। तो मैंने सीरियल वाइज पढ़ाया है। पहले तुम जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर मोल कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये क्लास 11th के पहले चैप्टर का, अरे सॉरी क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है उसमें जो 2 बुक होते हैं, तो पहले वाले बुक का पहला वाला चैप्टर है, पहले वाले किताब का पहला वाला चैप्टर है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये उसी का है टॉपिक, जहां पे अभी हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस चैप्टर के अंदर, तो उस चैप्टर के अंदर अभी हम लोग स्टाइकियोमेट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टाइकियोमेट्री के बाद क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म आएगा, और कंसंट्रेशन टर्म मैंने सॉल्यूशन में पढ़ा रखा है तो मैं उसी को ऐड कर दूंगा। तो यानी हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन वाला आपको मिल जाएगा एकदम आराम से। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलने वाला है। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं
एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, मेरे पास एनसीईआरटी है देख सकते हो, तब इसका भी क्वेश्चन एक लगाऊंगा मैं, और देखना तुम ही लोग जवाब देना कि कितना क्या है। ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, बस छोटा सा दिमाग लगाना है तो उसके बाद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक मिनट रुको बेटा। अब देखो एक बात और, अगर मास है तो मास को हम लोग इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है। ये लाइन यहाँ क्या कर रहा है, तो यानी मास को नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यानी अगर मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो यानी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपान में वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो यानी अगर वॉल्यूम को इधर लोगे तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान देना है। चलो एक क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो दिखाता हूं। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं अपन हाइड्रोजन के साथ में, तो यहां पे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, N, हाइड्रोजन क्या है, H, और यहां पे अमोनिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो यहां पर अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ये तो बेटा हमको पता है। तो बैलेंस करते हैं पहले। चलो, तो नाइट्रोजन है, एटम को मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो N2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, NH3 बन गया। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ा जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे। अब पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे, इनका लिखेंगे मोल्स, फिर मॉलिक्यूल लिखेंगे। चलो मोल्स के टर्म में लिखते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं, कॉफिशिएंट है तो 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन, यहां पे क्या होगा, 3 मोल हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या बनेगा, 2 मोल अमोनिया। ये हो गया। देखो यानी इसका कहने का मतलब है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको जो पढ़ने का तरीका होगा, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यानी 2 मोल क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। बिल्कुल। अब अमोनिया जो होता है ये पंजेट स्मेल रखता है। ठीक है, बाथरूम वगैरह से इसका स्मेल आता है, जहां पे घोड़ा बांधे जाते हैं अस्तबल में, वहां से इसका स्मेल आता है। अब मोल्स के बाद हम लोग क्या लिखने वाले, मॉलिक्यूल पे चलते हैं। किसमें चलते हैं, मॉलिक्यूल में। देखो तो एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 3 है। यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 मोल हाइड्रोजन। 3 मोल नहीं होगा, मॉलिक्यूल होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बस कोएफिशिएंट को देखना है, काम करना है बस अपने को, लेकिन रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल जब नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बनेगा। अब अगर मान लो हम ऐसे लिखना चाहें मास के टर्म में, चलो देखते हैं। तो नाइट्रोजन का मास कितना लिखेंगे अपन,
नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, 2 बार है तो 28 ग्राम लिखेंगे यहाँ पे। मैं दिखा देता हूं निकाल के भी, तो 2 इंटू 14 हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, तो 28 ग्राम हो जाएगा। बे यार 28 ग्राम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के केस में लिखेंगे कितना, 3 दूना के 6 ग्राम हो जाएगा, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन। अब यहां पे चलते हैं कैसे काम चलेगा, यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे अमोनिया में चलते हैं। तो अमोनिया का अगर मास निकालोगे NH3 का, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 इंटू 1 टोटल 17 आ जाएगा, 17। तो 17 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 17 दूना के 34 ग्राम बन जाएगा। कितना बनेगा, 34 ग्राम हो जाएगा अमोनिया, ये यहां पे बन जाएगा। तो देखो अब यहां पे अगर तुम इसको ऐड भी कर देते तब भी तुम्हारा 34 ग्राम ही आता, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा अब जरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से अब तुम लोग इस स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर सकते हो, ज्यादा पंचायत नहीं करना है, 3 पॉइंट अपने को लिखने आना चाहिए मेन। मोल्स मॉलिक्यूल मास, मोल्स मॉलिक्यूल मास, मोल्स मॉलिक्यूल मास, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो एक प्रॉब्लम दिखाता हूं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो कहने का मतलब है कि जब हम 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराएंगे तो कितना ग्राम हमको वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को मीथेन का कंबशन कराने आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे CH4, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा, यही हमारा बनेगा। देख लो यहां पर रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में है। अब जरा इनको ग्राम के फॉर्म में लिख दो। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो सीधे सीधे तुम इसको ग्राम के फॉर्म में लिख दो, मास के, यहां पे मास लिखो इसका। तो मीथेन का मास कितना होगा, तो कार्बन 12 बार है, तो सॉरी कार्बन 12 बार नहीं है, कार्बन 1 बार है, कार्बन का मास 12 होता है। तो 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर क्या है, 16 ग्राम मीथेन है, जो कि 16 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 में 2 का करेंगे 64। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 इंटू 16, 16 गुना के 32, 32 12 हो जाएगा 44 ग्राम। इधर
वाटर का मास होता है 18, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो 18 दूना के 36 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या पता चला, तुमको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना था एक्स्ट्रा की मोल्स निकालो वो निकालो, कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान तरीके से लग गया कि तुमने क्या किया, 16 ग्राम मीथेन लिया, इसका कंबशन करा दिया। जब कंबशन हमने कराया तो 64 ग्राम ऑक्सीजन का हमने यूज किया है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना था, तो जब बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 64 ग्राम तक पहुंच जाएगा। इसके बाद तुम्हारा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और 36 ग्राम पानी मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा इसका, 36 ग्राम होगा, 36 ग्राम हो जाएगा। यानी 36 ग्राम वाटर हमको मिलेगा, पानी हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। अब कब मिलेगा इतना पानी, जब हम 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराएंगे तो 36 ग्राम हमको पानी मिलता है, तो 36 ग्राम पानी हमको मिलेगा। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। तो बेटा इस तरीके से तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, ये तीनों मैंने तुमको सिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्यों? कंसंट्रेशन टर्म बचा है, वो मैंने 12th में पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में, तो उसी को मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो एक चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।